हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपके डान के कंप्लीट एनालिसिस में। यू नो वेरी वेल, जहां पर हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको हम यहां पर डिस्कस करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, क्योंकि वो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। दोस्तों, हम डेली बेसिस के ऊपर यहां पर जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं, चाहे आपका फ्रंट पेज का डान न्यूज़पेपर का, चाहे आपका बिजनेस पेज है, चाहे आपका नेशनल पेज है, चाहे आपका इंटरनेशनल पेज है, चाहे आपका यहां पर ओपिनियन एंड एडिटोरियल वाला पेज है, तो हम हर एक टॉपिक यहां पर पिक करते हैं जो हमें लगता है कि यहां पर हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, पाकिस्तान अफेयर के लिए और करंट अफेयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उसके साथ रिलेट करता है, तो उसको हम यहां पर कह लेके डिस्कस करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक मैं आपको चीज बताना चाहूंगा कि ये हमारा जो एनालिसिस रहने वाला है फॉर द होल ईयर 2026 रहेगा, पूरा साल। तो इसके अंदर आप अपनी एक नोटबुक, कॉम्प्रिहेंसिव नोटबुक आप अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी कोई टॉपिक है उसके अंदर छोटी छोटी जो डेवलपमेंट्स हो रही होती है डेली बेसिस के ऊपर, वो आप अपनी नोटबुक के अंदर यहां पर नोट करते जाइए, ताकि आपको जो है ईच एंड एवरीथिंग के बारे में यहां पर पता हो। ये एंड पे ये ना हो क्या आप नोट्स के पीछे भागते रहे, फिर नोट्स के पीछे बहुत सारी चीजें यहां पर मिस भी होती है जो यहां पर जो है वो मिलते हैं हमें, है ना। तो यहां पर आपका एक तो डेली बेसिस के ऊपर नोट्स बनाने एक अलग बात है, लेकिन यहां पर आपकी एनालिटिकल एबिलिटी जो है यहां पर जो है वो बूस्टअप होती है। यहां पर अगर देखा जाए तो जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं या ऑडिटोरियल्स हैं या ओपिनियंस है, उसके अंदर अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं भी है तो हम क्या करते हैं, फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं ताकि आपको बेसिक्स यहां पर क्लियर किया जा सके, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों यहां पर क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, तो पूरी कोशिश की जाती है आपको जहां पर जो एनालिसिस है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो, ताकि आप चीजों को जो है इजीली कॉम्प्रिहेंड कर पाए। जो हमारे मेन एग्जाम के लिए सीएसएस है, हमारा पीएमएस एग्जाम है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप मेन एग्जाम के अंदर बैठकर अब ये ना सोचे कि आइडियाज कहां से लेकर आए। ठीक है, बस वहां पर लिखने वाला आपने काम करना। ठीक है, तो डेली बेसिस के ऊपर आप यहां पर लेक्चर ले सकते हैं, पूरा एनालिसिस लें, अपने एनालिटिकल एबिलिटी को यहां पर जो है वो डेवलप करें। अगर आपका 30 मिनट्स है या 30 या 40 मिनट्स अगर आपके वेस्ट नहीं जाने वाले, ये चीज तो यहां पर क्लियर है दोस्तों। यहां पर अगर डान के ऊपर आप जो सारा दिन लगा देते हैं एक आर्टिकल के ऊपर या एक ओपिनियन के ऊपर, और आपको यहां पर पूरे कंपाइल्ड यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स और ओपिनियंस आपको मिल जाते हैं, तो दोस्तों ये जो है लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो हमारे पास ये जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी हमारे पास ये एडिटोरियल्स है, ओपिनियंस है, ये इस स्टेटमेंट के अराउंड रहेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। पावर इज लाइक बीइंग अ लेडी, इफ यू हैव टू टेल द पीपल यू आर, इट मींस यू आर नॉट। कि बेसिकली पावर दिखाने का नाम नहीं है, पावर महसूस कराने का नाम है। अगर एक लेडी है या वुमेन है, किसी को डिस्क्लेमर दे रहा हूं, क्रिटिसाइज नहीं करे, वुमेन है, अब वही जाकर बोले कि मैं विमेन हूं, है ना, तो फिर वो ऐसा तो नहीं लगा अब क्या जो एक चीज नजर आ रही है तो वो है भाई, है तो है। ठीक है, तो पावर जिसके पास है तो उसको शो करवाने की जरूरत नहीं है, वो महसूस करा सकता है अपने। तो ये पूरा अगर देखेंगे, जिस तरह हमें यहां पर एक तरफ तो यूएसए सुपर पावर बनने की बात करता है और दूसरी तरफ सुपर पावर है वो रहने की बात करता है, और दूसरी तरफ चाइना क्या कर रहा है, उसी ग्लोबल पावर में उसको कंपीट करना चाहता है, आगे आना चाहता है चाइना। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन दोस्तों इनको यहां पर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है ना। हम वन बाय वन जो है इसको डिस्कस करने वाले हैं यहां पर। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास रहने वाले हैं वो है अब्सेंट स्टेट अकाउंटेबिलिटी। पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए, अभी यहां पर जो हमें कुछ लॉज यहां पर पास किए गए उसके ऊपर क्रिटिसिज्म है, थोड़ा हार्श क्रिटिसिज्म है, लेकिन हम इसको बैलेंस अप्रोच के साथ यहां पर देखेंगे। कोई हमारा पर्सनल, इमोशनल या वन साइडेड हमने नहीं लेना, हमने बैलेंस अप्रोच के साथ बेसिकली इसको डिस्कस करना। ठीक है, जिसके अंदर हमारा यहां पर पीका एक्ट जो 2016 के अंदर पास किया गया, यहां पर ईमान मजारी वाला एक केस हमारे सामने नजर आएगा। तो हमने किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, हम बैलेंस अप्रोच के साथ एग्जाम ओरिएंटेड जो है हमने यहां पर इसका एनालिसिस करना, ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, रोड टू एग्जिस्टिंग आईएमएफ। ऐसे कौन से रास्ते हैं जिसकी वजह से हमें आईएमएफ के अंदर रहना पड़ रहा है, और ये जो बेसिकली ओपिनियन लिखी है ये नदीम उल हक साहब, यू नो वेरी वेल अबाउट हिम, इकोनॉमिस्ट है ना, उन्होंने लिखे। उसके बाद है यहां पर ग्रेट व्हाइट होप्स, यहां पर देखने को मिल रही है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है अभी स्विट्जरलैंड के अंदर 19 to 23 जनवरी 2026,
तो यहां पर दो लीडरशिप की हमें ज्यादा जो है यहां पर कह लें कि स्पीचेस हाईलाइट होते हुए नजर आई दोस्तों। एक तो मार्क कार्नी जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, और सेकंड वन जो हमारे पास यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप साहब है, जो हमें यहां पर जो बाइडेन के ऊपर क्रिटिसिज्म भी करते हुए नजर आए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, बोर्ड ऑफ पीस को लेकर करने वाले हैं। यहां पर कुछ न्यू चीजें यहां पर आई हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। ये इंटरेस्टिंग है फोर्थ नंबर पर, बॉय ओ बॉय। दोस्तों ये जो है ना एग्जामिनर जो है ना आपका ऐसे वाला पेपर जो बनाता है, जैसे वो अगर बॉयज विल बी बॉयज अगर दे सकता है ना, तो बॉय ओ बॉय ये भी दे सकता है भाई, कोई पता नहीं उसका, है ना। अब बॉय ओ बॉय के अंदर बेसिकली जो हम किसी को बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ओ बॉय बात सुना, लड़के बात सुना, छोरे बात सुना, बेटा ऐसा नहीं ऐसा होता है। अब ये वो वर्ड्स हैं जो बेसिकली किसी को नीचा दिखाने के लिए बोले जाते हैं, है ना, अपने से लो रैंक वाले के लिए बोले जाते हैं। अब इनके यहां पर एक दो वर्ड और है, एक वंडर बॉय और वीपिंग बॉय। अब वीपिंग बॉय थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर 15वीं या 17वीं सदी के अंदर क्या होता है, जब शहजादे जो है वो पढ़ने के लिए जाते थे, अब वो तो उस्तादों से मार खा नहीं सकते थे, तो वो क्या कर सकते, यहां पर अपने साथ बॉय रखते थे, एक लड़का, है ना। अब हम भी लड़का या बॉय कह रहे हैं क्योंकि उसको नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम जन उसको एनालिसिस करने की बात कर रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। अब वो एक साथ में एक लड़का रखा जाता था, जो उस्ताद जब शहजादा कोई गलती करता था, उस्ताद किसको डांटता, यहां पर जो साथ में लड़का रखा हुआ है, तो उस लड़के को क्या बोला जाता है यहां पर, वीपिंग बॉय, ठीक है, उसको पनिशमेंट मिलती थी। इसी तरह आज हम क्या करते हैं कि लड़का जो आज हम बड़े उम्र के होते हैं ना, वो भी जो है बोलते हैं हमें लड़का बोला जाए, हमें लड़का फील करवाया जाए, लेकिन लड़का एक बार ही सुनने में मिलता है। जब शादी ब्याह हो और लड़की वालों को जब जब घर लड़के वाले बारात लेकर जाए, तो वहां पर बोला जाता है ओ लड़के वाले आ गए, तो उस वक्त लड़का बस लफ्ज सुनना जो है वो मिलता है। तो ये चीज जो मैं बता रहा हूं ये इस ओपिनियन के अंदर है, ये जो सारी चीजें, ठीक है, तो इसको हम एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन यहां पर जो वंडर बॉय है उसको यहां पर पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ रिलेट किया गया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। तो अगर देखा जाए बॉय ओ बॉय, तो ये वो ऐसे भी दे सकता है भाई, जिस तरह वो बॉयज विल बी बॉयज दिया था उसने, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर पर है यहां पर यूरोपीय यूनियन और इंडिया के दरमियान में यहां पर ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, मदर ऑफ ऑल डीस, आपने पढ़ लिया होगा, मेरा ऑलरेडी इसके ऊपर लेक्चर भी आ चुका है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक इसके अंदर मैं चीज बताना चाहूंगा कि अब ये इसके अंदर वो ऐड नहीं है, लेकिन हम यहां पर ये जस्ट हमें यहां पर ट्रेड के बारे में बताएगा कि इतनी ट्रेड है उनके दरमियान में। लेकिन असल चीज ये देखने वाली है कि आफ्टर 20 ईयर्स, 20 सालों के बाद यूरोपीय यूनियन ने अब ही क्यों इंडिया के साथ ये ट्रेड एग्रीमेंट किया, क्वेश्चन इज दैट। इसको अंडरस्टैंड करने की यहां पर कोशिश करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा आपके बेसिक यहां पर क्लियर करूं। उसके बाद 6 नंबर पर है यहां पर जो हमारे आसम इफ्तिखार साहब हैं, जो यूएनओ के एम्बेसडर है हमारे पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन करिएगा, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी को जिस तरह यहां पर यूनिलैटरली जो है सस्पेंड किया गया यहां पर आफ्टर पहलगाम अटैक बाय इंडिया, तो ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि यूएनओ के अंदर जो स्टेटमेंट्स, मैंने लास्ट टाइम भी जो है उस्मान जदून साहब ने भी यहां स्टेटमेंट दी, उसके बाद यहां पर हमें अब जो है आसिम इफ्तिखार साहब जो है ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगी कि वेपनाइजिंग वाटर इंडिया पाकिस्तान ट्रीटी टेंशन, इसको यहां पर देखने वाले, और लास्ट में हमारे पास रहने वाली है वोकैब, और वोकैब की लिस्ट को हम यहां पर डिस्कस करने वाले, जो मैं डेली बेसिस के ऊपर करते हैं कि जितने भी आपके वर्ड आते हैं दोस्तों डान के अंदर, उनको हम डेली बेसिस के ऊपर यहां पर कवर करते हैं, ताकि आप अपनी एक तो वोकैब सिनोनिम एंटोनिम तैयार कर सके, उसके साथ साथ अपनी राइटिंग स्किल के अंदर वेरिएशन लेकर लाजमी आए। मैं पहले भी बताता हूं कि यहां पर वेरिएशन लेकर जितनी ज्यादा आएंगे उतना ही आपके आइडियाज की क्लैरिटी होगी। आप जो रेपिटेशन वाला मसला है ना, जो एग्जामिनर को यहां पर डाउट होता है, या तो आइडिया रिपीट होता हुआ समझ रहा होता है या वर्ड रिपीट होता हुआ समझ रहा होता है, तो इस रेपिटेशन से आपकी यहां पर जान छूट जाए। तो चलते हैं अपने सबसे पहले ओपिनियन की तरफ। हमारे पास रहेगा एब्सेंट स्टेट अकाउंटेबिलिटी। मैंने पहले भी कहा है ये थोड़ा सा जो है वो हार्श क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन हमारी जो अप्रोच रहेगी वो एक बैलेंस अप्रोच के साथ और एग्जाम ओरिएंटेड बेसिकली अप्रोच रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर दो हमारे केस जो सामने केस आएगा, यहां पर ईमान मजारी वाला और हादी वाला यहां पर केस आएगा हमारे पास, तो यहां पर देखने वाले अपसेट। अब क्या है कि यहां पर द इरोजन ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन पाकिस्तान, कैसे भाई इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। द रीसेंट कन्विक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉयर्स इमान जैनब मजारी एंड हाजिर एंड हर
स्पॉज हादी अली चट्टा स्टार्कली इलस्ट्रेट्स पाकिस्तान ओरिजिन ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स। इस चीज को यहां पर देखने वाले देखिए, पीका एक्ट जो है आपका बेसिकली यहां पर 2016 के अंदर 2016 के अंदर इसको पास किया जाता है, जो बेसिकली जितने भी ऑनलाइन यहां पर हेट स्पीचेस हैं या क्राइम है उनको यहां पर रोकने का मकसद, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है कि ईमान मजारी हजर हादी वाला केस जो है 17 ईयर जो है यहां पर इनको सजा सुना दी गई है। अब यहां पर ये कर क्या रहे थे, यहां पर इनके ऊपर ये ब्लेम है कि ये जो मिसिंग पर्सन है उनको यहां पर जो उनके लिए केस महारंग बलूच के साथ हमें ये नजर आती है, तो ये इनके ऊपर जो है बेसिकली चीजें बेसिकली जो बोली जा रही हैं कि हैं, लेकिन हमारी कोई पर्सनल राय नहीं है। ये डिस्क्लेमर है कि हमारी कोई पर्सनल राय नहीं है, जो ओपिनियन के अंदर चीजें जो बेसिकली एनालिसिस किया गया है बैलेंस अप्रोच के साथ, तो उसको हम देखने वाले। ओरिजिन ऑफ ड्यू प्रोसेस के अंदर हमें देखने को मिलता है टारगेटिंग एक्टिविज्म, यहां पर वेपनाइज्ड लीगलाइजेशन, उसके बाद हमारे पास लेजिस्लेशन अंडरमाइनिंग इंस्टीट्यूशंस। देखें इसके अंदर ना एक ही चीज है कि जिस तरह मैं पूरा इसका क्रक्स बता देता हूं, बजाय इसके कि हम कोई या पर्सनल हो या कोई इमोशनल हो या वन साइडेड हो हम, ठीक है। तो मैं वैसे बता देता कि एक तो हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो कहा जा रहा है कि नहीं देखने को मिलती, IMF ने भी यही बात की है ना। IMF भी कहता है कि यहां पर करप्शन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर बहुत ज्यादा, उन्होंने जो कह लें कि यहां पर जो रिपोर्ट उन्होंने डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जो यहां पर गवर्नेंस एंड डायग्नोस्टिक करप्शन असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश की 2025 के अंदर, तो उनके अंदर उसके अंदर भी बताया गया कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में यहां पर काफी जो है वो कह लें कि करप्शन देखने को मिलती है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलती है। तो अब हो क्या रहा है कि यहां पर जो पीका का एक्ट बनाया गया उसको ये बोला जा रहा है कि ये जो है वन हैंडेड या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमें यहां पर देखने को मिलती है, तो यहां पर नहीं होने। इन शॉर्ट अगर बात किया जाए तो एक तो चीज हम सजेशन की बात कर लेते हैं, तो एक चीज तो यह है कि यहां पर इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए और डिजिटल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड जस्टिस को इंश्योर करवाना चाहिए, जिसके लिए यहां पर इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रेंथन होना जरूरी है। उसके बाद यहां पर सेकंड जो अगर बात की जाए तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो यहां पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पूरा जो है कह ले कि जस्टिस यहां पर होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर भी एक चीज है कि फ्रीडम्स बिकम एब्सोल्यूट एंड इट डाइज इन क्योस। जब फ्रीडम जो है ना एब्सोल्यूट बन जाती है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज है जो अपने आप में ही मर जाती है, तो इससे भी यह काफी नुकसान होता है ना। तो इसके ऊपर भी लिमिटेशंस होनी चाहिए, ठीक है। तो यह चीज है कि ओवरव्यू एक तो हमारे पास रहेगा जिस तरह लेजिस्लेशन है जो भी है उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, उसके ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड फेयरनेस एंड जस्टिस होना चाहिए, यह चीज है यहां पर, ठीक है। अब बात करेंगे रोड टू एग्जिस्टिंग IMF, ठीक है। अब IMF के अंदर रहने के लिए ऐसे कौन से रास्ते हमारे पास? हर बार यही कहा जाता है कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, या यह बोला जाता है कि अब IMF के पास जाना पड़ेगा और कोई चारा भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। फिर यहां पर अगर बोला जाए कि हम IMF के पास से नहीं जाएंगे तो उसके लिए फिर क्या यहां पर बातें की जाती है, क्या सजेशंस देखने को मिलती है? एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, ठीक है। यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए, ठीक है। अब ये वो चीजें हैं जो हम इसके अंदर यहां पर डिस्कस करने वाले। देखिए हो क्या द इल्यूजन ऑफ इंडिपेंडेंस, व्हाई पाकिस्तान रिटर्न टू IMF के पास क्यों जाता है? जब यहां पर कर्जे का बोझ जब देखने बढ़ जाता है तो यहां पर जो है वो कह ले के जितने भी हैं इंस्टॉलमेंट वो भी तो वापस करने हैं, वो भी तो पैसे देने हैं ना वापस, तो पब्लिक डेट वापस करना पड़ता है, फिर यहां पर बोझ पड़ता है बहुत ज्यादा इकोनॉमी के ऊपर, है ना, बर्डन होता है, तो जिसकी वजह से फिर यहां पर क्या इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, जिसकी वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ता है ना। डिस्पाइट रिपीटेड डिक्लेरेशन एग्जिट, IMF Pakistan consistently find it's reliant on the external assistance. This isn't due to lack of ideas and fundamental misunderstandings of the problem, systemic issues with its political economy. अब यह चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है काफी कि पॉलिटिकल इकोनॉमी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप बैठकर क्या करता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं, तो पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी ये दोनों अलग नहीं रह सकते। सारी गेम पैसे की है और पैसे के ऊपर सारी सियासत है, सिंपल सी बात है। यहां पर मैं ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का मैं फ्रेज यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर इकोनॉमी यहां पर नहीं है तो आज दुनिया क्यों लड़ रही है, सारी पॉलिटिक्स क्यों लड़ हो रही है? यहां पर पॉलिटिक्स ही ना, अगर पैसा नहीं है तो पॉलिटिक्स भी नहीं,
है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है यहां पर। तो हो क्या रहा है कि अब जो है ये बात नहीं है कि हम IMF के पास इसलिए जाते हैं कि हमारे पास आइडियाज नहीं है, हमारे पास जो है ना वो कह ले कि क्लैरिटी नहीं है ना, कोई प्लानिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे पास असल में कर्जा बहुत बड़ा होता है, ऊपर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा होता है, जिसकी वजह से हमें यहां पर अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए क्या करना पड़ता है, IMF के पास जाना पड़ता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि एस्पिरेशंस की बात करें यहां पर और इंस्ट्रूमेंट्स की, द नेशनल डायलॉग ऑफन कंफ्यूज डिजायर्स आउटकम इंक्रीज एक्सपोर्ट। अब ये वही बात है कि हम यहां पर बात कर रहे थे ना कि अब ना जाने की सूरत में अगर IMF के पास ना जाया जाए तो भाई उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, वो भी तो है सोल्यूशन सजेशन थे। अब सबसे पहले क्या बताया जाता है, सबसे पहले एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए। भाई एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हैं आप, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपकी जो प्रोडक्शन है, जो आपकी गुड्स है, वो क्या इंटरनेशनल मार्केट्स तक के साथ उनकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड को मीट कर पा रही है ना। ये भी तो क्वेश्चन है ना। आप प्रोडक्शन बढ़ा के बैठ रहे, आगे आपकी सप्लाई चेन जो है वो बिल्कुल लो, आगे आपकी चीजों की डिमांड ही ना हो, फिर क्या करेंगे आप भाई, है ना। ये चीज भी तो है ना यहां पर। उसके बाद अगर देखा जाए सिस्टमिक इकोनॉमिक फ्लॉज की बात की जाए, IMF डिपेंडेंस इज नॉट टेक्निकल फेलियर, है ना। ये टेक्निकल फेलियर नहीं है कि उसके ऊपर डिपेंडेंस हमें करनी पड़ रही है यहां पर, बल्कि इट इज अ प्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम दैट सिस्टमेटिकली जनरेट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस। ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस है ना, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है, और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को लेकर पहले क्वेश्चन आपका आ चुका है CSS का एग्जाम में हमारे, है ना। तो दिस सिस्टम रिवॉर्ड्स रेंट सीकिंग एंड स्टिफलेंस कंपटीशन एंड डिसॉर्ट्स प्राइसेस। एक चीज तो ये है। उसके बाद हमारे पास है IMF कन्वर्जेंस, द फंड इंटरवेंस व्हेन फॉरेन। देखिए हो क्या रहा है, इसका मैं ओवरव्यू देता जाता हूं ताकि आपको चीजें यहां पर क्लियर होती जाए। पढ़ा ऑलरेडी आपने बहुत है, चीजें जो है ना वही है यहां पर जो लिखी हुई है वही मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब IMF जब आपको पैसे दे रहा है भाई, बेल आउट प्रोग्राम दे रहा है, तो हमें उसकी कंडीशंस को भी मानना पड़ेगा। अब कंडीशन में क्या चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, वो कहेगा भाई टैक्स बढ़ाओ, तो हम टैक्स बढ़ा रहे हैं। अब हमारा रेवेन्यू सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है, बेसिकली जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर से आना चाहिए वो कहां से आ रहा है, टैक्स बढ़ाने से आ रहा है भाई, टैक्स से आ रहा है। और उसके अंदर भी इनडायरेक्ट टैक्स हमें पैसे आ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स भी नहीं है, वो भी कम है। दूसरा यह है कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, डे बाय डे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है ना। साथ अगर देखा जाए प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट और इंटरप्राइजेस, यहां पर उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है भाई, है ना। ये चीज भी तो है ना, इसके लॉस भी तो है ना, कि जिस तरह इसके नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहे हैं, है ना। जिस तरह IMF के हम या बेल आउट प्रोग्राम ले रहे थे, एक तो हमारे वो तो चीजें हैं, लेकिन पब्लिक डेट भी आपका बढ़ रहा है यहां पर, है ना। पब्लिक डेट भी तो डे बाय डे बढ़ रहा है ना, उसको भी तो आपने वापस करना है या नहीं करना। तो इस तरह क्या होता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो पब्लिक डेट, बूम बस्ट साइकिल और यहां पर IMF फशीशियस साइकिल के अंदर यहां पर ट्रैप होकर आ जाते हैं। उसके साथ है आपका सर्कुलर डेट, पब्लिक डेट, सर्कुलर डेट, और ये सारे जितने भी डेट मिलकर फिर क्या होता है यहां पर अपनी इकोनॉमी जो हम पाकिस्तान की वो फिर ट्रैप हो जाती। तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ ही भाई कहां से आएगी, यहां पर जो हमें पैसे दे रहा है हमें उसकी बात तो माननी पड़ेगी, है ना। अब एग्जिस्टेंट की बात करते हैं तो भाई इसके एग्जिट किया जाना चाहिए, तो एग्जिट करने के लिए हमारे पास कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज होनी चाहिए। अब कॉम्प्रिहेंसिव अगर पॉलिसीज हैं भी तो हमारी इंप्लीमेंटेशन नहीं है उसके ऊपर। ऑलरेडी IMF यहां पर जो है वो रिपोर्ट दे चुका है अपनी गवर्नेंस एंड डायग्नोस्टिक करप्शन असेसमेंट रिपोर्ट हमें जो मिली है ना, वो कह रहा है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपकी जो है यहां पर बहुत ज्यादा करप्शन है भाई, इसको खत्म करें आप अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं। अब उड़ान प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया पाकिस्तान का, उसका पर्पस क्या है कि यहां पर GDP को बढ़ाना है, 5 to 6 GDP ग्रोथ होना चाहिए हमारा, ठीक है। यह चीज है। ग्रोथ हिंड्रेंस की बात की जाए तो अब यही चीज है कि अब बार बार वही चीजें आ रही है कि हमने IMF के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा एनालिसिस किया हुआ है। अब IMF जो हमें यहां पर कंडीशंस देता है, या कभी कभी लास्ट टाइम इसने 15 पॉइंट भी दिया, यू नो वेरी वेल, मैंने यहां पर इसका एनालिसिस किया था, मेरा लेक्चर पढ़ा होगा हमारा करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर, है ना, सीरीज के अंदर। तो अब क्या हुआ कि IMF ने 15 पॉइंट दिए थे कि भाई ये 15 पॉइंट है, आप अपनी इकोनॉमी को यहां पर बूस्टअप कर सकते हैं, है ना। ये चीज हमें देखने को यहां पर मिली। अब हमें ये देखे अर्जेंटीना और ब्राजील वाला यहां पर केस आपके सामने है। आज भी ब्राजील और अर्जेंटीना का ये देख ले कि IMF जिस तरह उनको यहां पर कर्जा देता रहा, अब कर्जा देकर आप अपनी जब कंडीशंस बनवाओगे तो भाई वो तरक्की क्या करे, आपकी कंडीशंस को फुलफिल करे या मुल्क को लेकर चले भाई, है ना। तो इस तरह जो है ना ट्रैप के अंदर हमें वो चीजें नजर आती है सारी, है ना।
अब बात करेंगे ग्रेट व्हाइट, हमारे पास होप्स, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले एक चीज तो मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट है कि अभी जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यहां पर रिपोर्ट हमें जो मीटिंग नजर आती है स्विट्जरलैंड के अंदर डिवॉस के अंदर, ठीक है, ये ऑलमोस्ट हमारे 19 to 23 जनवरी को होती है 2026। इसके अंदर दो लीडरशिप की यहां पर हमें चीजें देखने को मिलती है। मार्क कार्नी जो बात करते हैं कि रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर आपका एंड हो रहा है यहां, यह इंपॉर्टेंट चीज है। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, यहां पर जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहां पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए और उन्होंने इंटरनेशनल लॉज को यहां पर बनाया ताकि पूरी दुनिया के जितने भी स्टेट्स हैं उन लोगों को यहां पर जो क्या करें, फॉलो करें, ठीक है, ताकि दुनिया के अंदर क्या हो सके, यहां पर जो है वो हार्मनी और पीस, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी हो सके रीजनल लेवल के ऊपर एंड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। लेकिन जो मार्क कार्नी की स्टेटमेंट है यहां पर उन्होंने बिल्कुल हिलाकर रख दिया कि रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर आपका यहां पर एंड हो रहा है। और वो एंड किस तरह हो रहा है कि वो बेसिकली यहां पर हमें मार्क कार्नी क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं यूएसए का, यूएसए बेसिकली क्या कर रहा है, यहां पर अपनी हेजमनी जो है वो बनाना चाह रहा है और रीजनल एक्सपेंशन कर रहा है यहां पर, है ना, एरा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म देखने को मिल रहा है हमें अब, है ना। तो ये सारी चीजें वहां पर तो एक दूसरे को यहां पर क्रिटिसाइज किया गया। इसका पूरा जो क्रक्स है वो ये वाला। अब मार्क कार्नी ने एक और चीज भी यहां पर ऐड की कि मिडिल पावर्स को यहां पर जो है आगे आना चाहिए। किसको आना चाहिए, बेसिकली यहां पर मिडिल पावर्स को अपना रोल प्ले करना चाहिए, है ना। देखिए दोस्तों मिडिल पावर्स वो है जो मैंने पहले बताया, एक आपका ट्रेडिशनल मिडिल पावर्स, एक है आपका मॉडर्न मिडिल पावर्स। इसके ऊपर भी मेरा लेक्चर डिटेल्स के साथ आया हुआ, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो ट्रेडिशनल है ना मिडिल पावर्स वो है आपकी कनाडा और यहां पर ऑस्ट्रेलिया, जो किसी के साथ लड़ाई नहीं है इनकी, है ना। ये ना तो ग्लोबल पावर्स है, मैं पहले भी बताया, तो ना तो ग्लोबल पावर्स है लेकिन अपनी डिप्लोमेसी को इन्होंने बैलेंस किया हुआ, ये चीज है इनकी, है ना, मिडिल पावर्स वालों की। उसके बाद गजा ब्लाइंड स्पोर्ट की अगर बात की जाए, अब बात करेंगे यहां पर जो बोर्ड ऑफ पीस साइन किया गया बोपी। अब बोपी को यहां पर क्रिटिसाइज ये किया जा रहा है, यूरोपियन कंट्रीज को यहां पर इन्विटेशन भेजा गया लेकिन यूरोपियन कंट्रीज ने इस इन्विटेशन को यहां पर एक्सेप्ट नहीं किया और यह कहा गया कि ये यूएसए का एक यूनिलैटरलिज्म हमें देखने को मिलता है ना। तो हम जो है इसको ज्वाइन नहीं कर रहे क्योंकि पहले भी जो है यहां पर यूरोपीय यूनियन को अपने तहफुजात है, भाई आप ग्रीनलैंड को यहां पर कंट्रोल करना चाह रहे हो, आप नेटो का जो है वो मेंबर भी हैं अलायंस के, है ना, उल्टा आप चैलेंज भी कर रहे हो, उल्टा आप टैरिफ के लिए भी वार्न कर रहे हैं। तो यूरोपीय यूनियन ने तो किधर ना किधर जाना ही था, है ना। और वही चीज हमें रिजल्ट नजर आया सामने 20 सालों वाले बाद जो इंडिया के साथ उन्हें जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जो 20 सालों से वो लटकाए रखा हुआ था और ये 14th उसकी निगोशिएशन थी। इसके ऊपर मेरा कंप्लीट एनालिसिस आया पड़ा, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोर्ड ऑफ पीस के अंदर अगर देखा जाए, अब ये चीजें तो हैं लेकिन बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जो जिस कम्युनिटी को यहां पर ऐड करना चाहिए था, पैलेस्टीन से गाजा के जितने भी लोगों थे, लोगों को यहां पर इंक्लूड करना चाहिए था, अब वो लोग यहां पर इंक्लूड ही नहीं है इसके अंदर। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है, तो फिर हमें यहां पर कॉलोनी बनते हुए नजर आ रही है या नहीं आ रही, है ना। अब वो कह रहा है कि एक तो अगर आप यहां पर जितने भी पैलेस्टीनियंस है उनको यहां पर इंक्लूड करना चाहिए था, अब जितने नहीं मींस कुछ वहां पर ऐड करने चाहिए थे, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड, अब ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, अब जितने भी है यहां पर हमें नजर आए इनकी सुपरमेसी किसकी है, यहां पर डिसीजन मेकर कौन रहेगा, यहां पर मेन चेयर कौन कंट्रोल करेगा, यहां पर यूएसए करेगा। अब यह भी नहीं पता बोपी कब तक रहने वाला है, बोपी तब तक रहेगा जब तक ट्रंप रहेगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी कहा गया है कि यहां पर 3 सालों के लिए बोपी आपका, और 3 सालों के बाद जो परमानेंट बनेगा वो यहां पर $1 बिलियन देगा। अब यह नहीं पता कि ट्रंप रहने के बाद क्या होता है यहां पर, यह भी तो चीज है, क्वेश्चन मार्क है ना। तो यह है यहां पर। तो टोटली अगर देखा जाए तो अभी सूरत हाल यह है जो हमने अभी यहां पर डिस्कस की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बॉय ओ बॉय, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां पर, सुनो। अब लड़के जो है ना, समटाइम ये भी होता है जो मर्द होता है बड़ी एज के होता है वो भी अपने आप को लड़का समझता है, भाई हम भी लड़के हैं, अभी हम भी जवान है ना, इस तरह बोल देते हैं। अब हो क्या रहा है, जब आप किसी को लड़के बताओ, लड़के बात सुनो, अब लड़का लफ्ज सुनने के लिए हमें सिर्फ एक बार ही मिलता है, जैसे हमने पहले भी बताया, और वो इस ओपिनियन के अंदर है। जैसे आप किसी शादी का घर हो, ठीक है, लड़की के वालों के घर जो लड़के वाले बारात लेकर आते हैं, तो लड़के वाले जब बारात लेकर आते हैं तो फिर यहाँ पर जो लड़की वालों की तरफ से यहाँ पर जो बोला जाता है कि लड़के वाले आ गए, है ना, उस वक्त एक टाइम जो है लड़के वाला आपको सुनना मिलता है। नहीं तो यहाँ पर जो आप अनफॉर्चुनेट अगर देखा जाए, ये जितने भी वर्ड्स हैं ना दोस्तों,
ये इनकी हिस्ट्री आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब बॉय जो वर्ड है ना, ये एक कह ले के डिस्क्रिमिनेशन को शो करता है। जेनोसाइड एक मैनियक इसको कहा जाता है, जिसको बोला नेशनल परिस्थिति, है ना। अब ये हार्वर्ड ऑफ लॉ जो यहां पर हमें उनकी रिव्यू के मुताबिक अगर देखा जाए, अमेरिका के अंदर यहां पर सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स है, जिसके अंदर यहां पर इसका केस दायर किया गया बॉय बोलने पर। और वहां पर जो काम के लिए रखे होते थे ना खेतों के अंदर या अमेरिका के अंदर, है ना, ऑफिस के अंदर जो बॉय बोला जाता है ना, बॉय इधर आ, बॉय बात सुन, है ना। अब वो बॉय बेसिकली यहां पर डिस्क्रिमिनेशन शो करते थे ऑन द बेसिस ऑफ रेस, है ना। अब व्हाइट फॉर्म वाले जो क्या करते थे, यहां पर ब्लैक फॉर्म के लिए वर्ड्स यूज करते थे बॉय। तो अब हम किसी को यहां पर भी बोलते हैं ना बॉय बात सुनना, तो एक किस्म का हम उसको हकारत की निगाह से देख रहे हैं, उस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब यहां पर नस्ल परस्ती हमें देखने को मिल रही है ना। अब ये जो है ना मैंने पहले जिस तरह एग्जांपल बताई, अब एक होता है ना, उसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास आ जाएगा यहां पर एक और एग्जांपल भी है छोरा की। हाँ, एक छोरा एग्जांपल है। जब भी है ना, एक वो कहता है कि ओपिनियन के अंदर, इसी ओपिनियन का वो कहता है मेरा किसी घर के जाना हुआ और उस घर के अंदर जितने भी मुलाजिमीन थे उनका एक ही नाम रखा हुआ था। इंटरेस्टिंग चीज है ना, उनका सबका एक ही नाम रखा हुआ था। भाई मालिक से पूछा कि यहां पर सबका नाम एक ही क्यों है, और नाम क्या था, छोरा। अब उसके अंदर बड़ी एज वाले भी आ रहे हो, छोरा बात सुन, छोरा इधर आना, है ना। अब ये इस तरह था दोस्तों कि ये एक ना कह ले कि उसको हकारत की निगाह से उसका रैंक जो है लो समझा जाना होता है बेसिकली, है ना। ये कोई मजाक नहीं कर रहे हम, इधर थोड़ा सा लग रहा है बात करने से, लेकिन ये जो है ना, ये हम किसी को लो रैंक दिखाते हैं जब किसी को छोरा बात सुन मेरी, छोरा इधर आ, है ना, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि वो हमसे नीचे, अब नीचे वाले को ऑर्डर दिया सकता ना, अपने से ऊपर वाले को ऑर्डर तो आप दे नहीं सकते, उसको तो आप रिक्वेस्ट ही करोगे, है ना। तो ये वो वर्ड्स है। फिर यहां पर एक और वर्ड आएगा हमारे पास, विपिंग बॉय। अब विपिंग बॉय क्या होता है, यहां पर विपिंग बॉय ये है कि बेसिकली जो मैंने पहले बताया कि 15वीं या 17वीं सदी में क्या होता है ब्रिटिश के अंदर, अब शहजादे जो है वो उस्तादों से मार तो खा नहीं सकते भाई, वो शहजादे हैं, है ना। तो वो क्या करते थे, अपने साथ एक लड़का रखा जाता था उनके, तो वो सारी जो मारपीट होती थी ना वो उस लड़के को पड़ते थे बेचारे को, उस लड़के को फिर क्या बोला जाता है यहां पर, विपिंग बॉय, है ना, जिसको बिल्कुल कह ले लो रैंक यहां पर दिया जाता है ना। उसके बाद क्या आता है यहां पर, इंटरेस्टिंग जो सबसे वाला लास्ट वाला है, वंडर बॉय। अब वंडर बॉय के अंदर क्या होता है कि वंडर बॉय के अंदर बेसिकली वो होता है जिसके अंदर पोटेंशियल होती है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, उम्र कम होती है लेकिन उम्र से हद से ज्यादा जो उसके अंदर हमें कामयाबी नजर आती है ना। लेकिन दोस्तों हो क्या रहा है कि ये इकोनॉमी के साथ पाकिस्तान के रिलेट किया कि ऐसा कोई वंडर बॉय मिल जाए जो पाकिस्तान के जो जीडीपी ग्रोथ यहां पे कम हो रहा है उसको बढ़ा सके, इन्फ्लेशन को जो है वो कह ले के कम कर सके, यहां पर जो बढ़ रही है अनएम्प्लॉयमेंट अगर कोई रेट बढ़ रहा है तो उसको कम कर सके, ठीक है। ये इसको इस तरह रिलेट किया गया है, एक ही किया गया कि वंडर बॉय कोई ऐसा मिले, क्या वो इसको यहां पर जो है वो जितना भी हमें यहां पर सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो वो इनको कर्टेल कर पाएगा, क्वेश्चन इज दैट, है ना। तो अगर देखा जाए तो बॉय ओ बॉय, जिस तरह वो उसने लास्ट टाइम ऐसे के पेपर के अंदर उसने बॉयज विल बी बॉयज दिया था ना ऐसे, तो यहां पर भी उसका कोई पता नहीं भाई, एग्जामिनर बैठ के दे सकता है बॉय ओ बॉय, जिस तरह यहां पर हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। आज आपको क्लियर हो जाएगा कि आप भी नेक्स्ट टाइम किसी को लड़के बात सुनो, बॉय बात सुनो और छोरे बात सुनो नहीं कहेंगे। अच्छा एक और बात है, यहां पर रह गया मेरा वर्ड्स बेटा। हम यहां पर क्या करते हैं, ऑफिस के अंदर कोई भी होता है ना, अब लास्ट टाइम एक बड़ी वायरल हुई थी यहां पर वीडियो, कोई हमारे सीनियर ऑफिसर है उन्होंने बेसिकली किसी को बड़ी एज वाले को अपना बेटा बोला था, तो उसके ऊपर काफी यहां पर क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिला था, है ना। तो अब क्या होता है कि बेटा बोलना भी किसी को यहां पर, बेटा बात सुनना, अब बेटा वाला ट्रेंड हमें देखने को मिला। बेटा हम तो लोग तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं बेटा करके, बेटा बात सुनो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कह रहा है कि बेटा बोलने से यहां पर क्या हो रहा है कि आप किसी को मतलब आप लोक रैंक शो करवा रहे हो उसको, है ना। जिस तरह वो हमें यहां पर जो है वो एग्जांपल ली अभी पीछे, है ना। तो ये हमने डिस्क्लेमर दे रहे हैं, जस्ट हम किसी का नाम नहीं ले रहे या क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम सिर्फ जस्ट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि यहां पर जो बेटा, अब बेटा, छोरा, लड़का, उसके बाद बॉय, अब ये वो वर्ड है जो हम किसी को यहां पर कोई यूज कर रहे हैं तो उसको एक समझो कि यहां पर हमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हम देखने को मिल सकती है। जिस तरह हमें यहां पर कह ले के व्हाइट और ब्लैक के दरमियान में हमें यहां पर देखने को मिलता है अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर, ठीक है। वहां पर तो बॉय वाला केस भी हो गया ना, है ना,
तो हाई कोर्ट ने यह कहा ये तो नस्ल परस्ती है, आप ये वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं, है ना। तो ये टोटली जो है ना इसका ही जो ओवरव्यू था जो मैंने पूरा बताया यहां पर, इसको जो है मैंने कवर किया यहां पर। तो ये आपका ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको जो है आप कवर कर सकते हैं। टूल ऑफ कंट्रोल, ठीक है, डिह्यूमनाइजिंग लैंग्वेज है, ठीक है, इनफॉर्मल है, इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशंस है, इनएविटेबल स्केप्ट गॉड है, ठीक है। तो ये विपिंग बॉय हमारे पास इधर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहां पर बॉय का वर्ड आ जाएगा, ठीक है, ये छोरा का वर्ड, बेटा का वर्ड, जो अभी हमने यहां पर एग्जांपल्स लिए, ठीक है। तो ये ऐसे के लिए कोई पता नहीं भाई, वो दे सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर हमारे पास रहेगा, देखिए यहां पर तो सिर्फ ये चीजें डिस्कस की गई है ना कि यहां पर बेसिकली जो इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज के दरमियान में यहां पर जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। भाई क्वेश्चन इज दैट जो 20 सालों से इधर निगोशिएशंस चल रहे हैं इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज के दरमियान में, 20 सालों से, 2 डेकेड्स है दोस्तों। ये कह लें कि ये 14th कह लें कि ये 14 नंबर था जब इनके निगोशिएशंस हुए यहां पर अक्टूबर 2025 के अंदर, और ये फाइनलाइज किया इन्होंने कि यहां पर अब क्या होना चाहिए, यहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए। अब भाई 20 साल पहले क्यों नहीं साइन किया गया, जो 2007 से स्टार्ट हो रहा है। कब से हो रहा है ये, बेसिकली 2007 से यह कंटिन्यूअस नजर आ रहे हैं हमें, ठीक है। अगर देखा जाए तो फिर ये 14th हमें जो यहां पर निगोशिएशन टॉक्स नजर आती है यहां पर, जो कब होती है बेसिकली यहां पर 2025 अक्टूबर 2025 के अंदर होती है यूरोपीय यूनियन और यहां पर इंडिया के दरमियान में। अब क्वेश्चन इज दैट दोस्तों कि यूरोपीय यूनियन ने अभी ही क्यों साइन किया, पहले क्यों नहीं साइन किया, है ना। तो भाई इसके पीछे रीजन पता क्या है, दोनों जो है ना यहां पर यूएसए के डसे हुए हैं, टैरिफ वॉर यहां पर देखने को मिल रही है उनको। अब यूरोपीय यूनियन को मैंने जिससे इससे भी बहुत सारा मैंने इसके ऊपर एनालिसिस किया है, बोर्ड ऑफ पीस को लेकर और स्पीचेस को लेकर, नेटो को लेकर। आप बार बार क्या वही चीजें रिपीट करते रहे, लेकिन बताना चाहूंगा जो पीछे वाली चीजें आप रिलेट करते हैं। अब यूरोपियन कंट्री जो 8 है, ग्रीनलैंड के ऊपर यूएसए कंट्रोल करना चाहता है ना। तो उसने क्या किया, यहां पर टैरिफ लगाने के वार्न किया जितने भी 8 कंट्रीज थे। अब यह चीज जो है ना बड़ी दुख लगा इन यूरोपियन कंट्रीज को। उसके अलावा नेटो को बार बार यूएसए की तरफ से क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है कि भाई ये तो कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, जहां पे ये अब यूरोपियन कंट्रीज क्या उल्टा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यहां पर यूक्रेन और रशिया के दरमियान में वॉर लगी हुई है। कुछ यहां पर अलायंस के मेंबर ये चाहते हैं कि यहां पर जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, डी एस्केलेशन हो, कुछ चाहते हैं यहां पर डेटरेंस हो, फोर्सफुल डेटरेंस हो, है ना। तो ये चीजें यहां पर देखने को, जिसकी वजह से फिर यूरोपियन कंट्रीज क्या है, अभी हमें तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, ये पीछा छुड़ाना है हमने यूएसए से, है ना। अब इस चक्कर में उन्होंने क्या किया कि एक लार्जेस्ट मार्केट चाहिए थी उनको यहां पर जो अपने एक्सपोर्ट भेजने के लिए, है ना। तो वो लार्जेस्ट मार्केट हमें यहां पर किसके नजर आ रही है, यहां पर इंडिया के नजर आए, है ना। तो फिर क्या किया, 1.45 बिलियन लोग जो रहते हैं, लार्जेस्ट हमें मार्केट नजर आती है दोस्तों यहां पर। तो दोनों कंट्रीज यहां पर यूरोपीय यूनियन ऑर्गेनाइजेशन को मिलाया जाए तो हमारे पास 2 बिलियन लोग बनते हैं। अब 2 बिलियन के हमें यहां पर मार्केट देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ी मार्केट है दोस्तों। और इनके दरमियान में जो ट्रेड हुई उसको बोला जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स, जो अभी न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। यहां पर उर्जुला जो यहां पर हमें नजर आती हैं, जो यूरोपीय यूनियन के कमीशन की जो प्रेसिडेंट है वो, उसके बाद यहां पर यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है अंटोनियो कोस्टा, वो भी यहां पर थे। उसके बाद नरेंद्र मोदी, और न्यू दिल्ली के अंदर इसको साइन किया गया 27 जनवरी को 2026, ठीक है। अब यहां पर अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि यहां पर जो बात की जा रही है 97%, तो यहां पर 96.9% जो है यहां पर टैरिफ रिड्यूस करने की बात की है, जिसकी वजह से इन्होंने को कितना यहां पर फायदा होने वाला है, एनुअली ड्यूटी इन वैल्यू ऑफ ड्यूटीज $4.7 बिलियन जो है यहां पर ये सेव करेंगे यहां पर, है ना। तो अब इस तरह जो है इन्होंने बेसिकली यहां पर कटेल किया है, दोनों टैरिफ के डसे हुए हैं। अब यहां पर इंडिया को भी 2025 के अंदर टैरिफ का सामना करना पड़ा था, है ना। 25% से बढ़ाकर जो है यूएसए ने क्या किया था, 50% कर दिए थे जुलाई और अगस्त के अंदर, है ना दोस्तों। तो अब क्या हो रहा है कि अब जो है कह ले के दोनों कंट्री ने क्या किया यहां पर, कंट्री नहीं है, एक तो बहुत सारा 27 कंट्रीज है यूरोपीय यूनियन, और एक तरफ है ना। अब एक तरफ यूरोपीय यूनियन और एक तरफ इंडिया, दोनों ने अपना ब्लॉक बना लिया। और यहां पर एक और चीज भी कही जा रही है दोस्तों, यहां पर इंटरेस्टिंग चीज कि यह कहा जा रहा है कि जो हमेशा इंडिया क्या कर रहा था, यहां पर चाइना के काउंटर बैलेंस में इंडिया को रखा हुआ था। अब यह कहा जा रहा था यूरोपियन यूनियन यूएसए के काउंटर बैलेंस में चाइना को रखने वाला है, रशिया के काउंटर बैलेंस में चाइना को रखने वाला है, ये इंडिया को रखने वाला है ना।
अब रशिया के ऊपर तो ऑलरेडी यूरोपीय यूनियन जो है यहां पर सैंक्शंस लगा चुके हैं, जो वॉर यहां पर नेटो अलायंस मेंबर है उन्होंने तो उठाकर यहां पर सैंक्शन लगा दिया रशिया के ऊपर, है ना। तो अब उनको भी मार्केट्स के लिए कोई जगह तो चाहिए ना, क्योंकि स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी चाहिए भाई यूरोपीय यूनियन को। और ऊपर से यूएसए का जो बिहेवियर है अभी रीजनल एक्सपेंशन की बात कर रहा है, रिवाइवल कॉलोनियलिज्म, डॉनरो डॉक्ट्रिन देखने को मिलती है, बोर्ड ऑफ पीस आ गया आपका। तो टोटली अगर देखा जाए यूनिलैटरलिज्म हमें देखने को मिल रहा है ना। तो इस चीज को यहां पर यूरोपियन यूनियन के देखा कि अब भाई 20 साल तो वो तो ठीक है हो गए, लेकिन ये है कि अब जो है ना हमें साइन करना पड़ेगा और कोई चारा भी नहीं है, हमें स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी चाहिए भाई, जो है वो यूएसए से किनारा चाहिए। ये अब ये चीज जो है यहां पर हमें देखने को मिली, है ना। तो ये इसका पूरा हमें यहां पर ओवरव्यू देखने को मिला। अब जो यहां पर वेपनाइजेशन ऑफ वाटर, अगर हम कह सकते हैं हाइड्रोपॉलिटिक्स एट रीजनल लेवल, किसकी वजह से यहां पर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बात कौन कर रहा है यहां पर, दोनों तरफ से। यहां पर काबुल रिवर पर भी हमें हाइड्रोपॉलिटिक्स देखने को मिल रही है दोस्तों, और इधर से हमें यहां पर इंडिया की तरफ से देखने को मिल रही है, जो पहलगाम अटैक के बाद यहां पर यूनिलैटरल एक्शन लेते हुए क्या किया गया था, इस ट्रीटी को यहां पर क्या किया गया, सस्पेंड कर दिया गया भाई, है ना। अब यही चीज यहां पर यह कही जा रही है कि इंटरनेशनल लॉ को ये तो वायलेट किया जा रहा है। और यहां पर आसम जो हमारे यहां पर यूएनओ के अंदर एम्बेसडर है आसम इफ्तिखार साहब, उन्होंने उनकी स्टेटमेंट इंपोर्टेंट है यहां पर नोट करने वाली। इंडियाज वाटर वेपनाइजेशन, सबसे पहले देखें, इंडिया थ्रेट टू यूनिलैटरली सस्पेंड द इंडस वाटर ट्रीटी एंड इज डिनाउंस्ड बाय पाकिस्तान ब्लैंटेड ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। जिस तरह इंटरनेशनल लॉ को यहां पर जो है वो क्या किया गया, वायलेट किया गया, उनके जो प्रिंसिपल्स थे उनको यहां पर वायलेट किया गया बड़े गुस्ताखाना अंदाज में। दिस एक्शन इज व्यूड एम्ड टू डेजर्टिफाई पाकिस्तान फर्टाइल, और पाकिस्तान की जमीनें बंजर नहीं होने देंगे। ये जो यूनिलैटरल एक्शन जो लिया है इंडिया ने, ये बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ के या ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट है। चैलेंजिंग इंडियाज क्रेडिबिलिटी, अगर बात की जाए, पाकिस्तान रिजेक्ट्स इंडिया स्पूरियस क्लेम्स, स्पूरियस का मतलब होता है खोटे कूड़े, है ना, ओल्ड प्लॉय एंड टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम इट्स एक्शन जम्मू एंड कश्मीर। J&K में जो यहां पर हुआ दोस्तों, इसको बेसिकली नजर हटाने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी को यहां पर सस्पेंड कर दिया, ताकि यहां पर जो मेन मुद्दा है वो भूल जाए और यहां पर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर एक नया डिबेट यहां पर चलती रहे। दिस इज पॉलिटिक्स, है ना, ये चीज है यहां पर। अब हो क्या रहा है कि ग्लोबल असैसिनेशन कैंपेन्स एंड रीजनल टेररिज्म देखने को मिलती है। इसी तरह एलिगेशन एंड जस्टिफिकेशन, न्यू दिल्ली जस्टिफाइज इंडस वाटर ट्रीटी स्टांस। अब इंडिया क्या कह रहा है कि भाई आप ट्रांस बाउंड्री में जितने भी टेररिज्म है वो यहां पर खत्म करो। अब पाकिस्तान ऑलरेडी टेररिज्म से थका पड़ा है भाई, बलूचिस्तान के अंदर केपीके के अंदर हमारे टेररिज्म को देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप जो है यहां पर कहता है कि पाकिस्तान को जो है यहां पर टेररिज्म का यहां पर बहुत बड़ा चैलेंज है, और यहां पर वो नजरा वो बात करता है, यहां पर इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की बात कर रहा हूं उनके अकॉर्डिंग कि यहां पर अफगानिस्तान की तरफ से हमें यहां पर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को थ्रेट जो है लग रहा है, ठीक है, क्योंकि टेररिज्म वहां से देखने को मिल रही है जिस तरह यहां पर बढ़ाई जा रही है। तो अब इंडिया, पाकिस्तान तो ऑलरेडी टेररिज्म के ऊपर काम कर रहा है भाई, काउंटर टेररिज्म, है ना, तो ये ब्लेम है इंडिया की तरफ से। तो इंटरनल पॉलिसी क्रिटिक, पाकिस्तान ऑल्सो क्रिटिसाइज इंडियाज इंटरनल पॉलिसी tyranny of majoritarianism and state sanctions program against minorities। बाकी भी बहुत सारी चीजें जो है यहां पर मिनोरिटीज को लेकर जो है वो पाकिस्तान ने डिस्कस की। लेकिन जो ये आसम इफ्तिखार साहब ने जो यहां पर स्टेटमेंट्स कही है, ये हमारे पास 4 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इंडियाज वाटर वेपनाइजेशन, चैलेंजिंग इंडियाज क्रेडिबिलिटी, उसके बाद एलिगेशंस एंड जस्टिफिकेशंस एंड इंटरनल पॉलिसी क्रिटिक। ये चारों ऑप्शन जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये इनको लाजमी नोट डाउन करिएगा। ये स्टेटमेंट जो हमारे यूएन एम्बेसडर्स देते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इनकी जो स्टेटमेंट होती है समझो कि पूरा पाकिस्तान बोल रहा है यहां पर, है ना, ये चीज होती है। तो इसको जो है स्टेटमेंट आप लाजमी नोट डाउन किया करें, ठीक है, अपने पास। अब बात करेंगे हम वोकैब, और वोकैब को 1 बाय 1 जो है यहां पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा वर्ड रहेगा यहां पर, ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन आपका दोस्तों ऑलरेडी सीएसएस के सिनोनिम और एंटोनिम में पूछा जा चुका है। फॉर एग्जांपल हम यहां पर बोलते हैं ड्रैकोनियन लॉज हैं, ठीक है, हार्श जिसको बोलते हैं, बहुत सख्त कानून को बोला जाता है, ठीक है। एक्सट्रीमली हार्श या स्वेयर को बोलते हैं, हार्श या स्वेयर, ठीक है, नहायत ही सख्त या जालमाना। सडिशियस, टिशियस का मतलब होता है इंसाइटिंग, किसी को बगावत करने पर उकसाना, ठीक है। तो यहां पर इंसाइटिंग रेबिलियन यहां पर अगेंस्ट अथॉरिटी, ठीक है।
बगावत पर उकसाने वाले को रेबेलियस बोल सकते हैं और ट्रीजनियस बोल सकते हैं आप यहाँ पर। ट्रेवेस्टी का मतलब क्या होता है? ट्रेवेस्टी इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास। और फॉल्स और ग्रोटेस्क। अब ग्रोटेस्क आपका ऑलरेडी जो है एमपीटी टेस्ट के अंदर आपका पूछा जा चुका है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है। एमपीटी टेस्ट जो हमारा सीएसएस एग्जाम से पहले हो रहा है उसके अंदर ग्रोटेस्क आपका वर्ड पूछा जाता है। ट्रेवेस्टी का मतलब होता है कॉपी करना, मजाक खेज, तमाशे, जो तमाशा करने वाले नहीं होते उनको बोला जाता है, या मोकरी या पैरोडी जो करते हैं उनको बोला जाता है, ठीक है। प्रोस्क्राइब्ड का मतलब होता है ऑफिशियली बैन कर देना, फॉरबिडन कर देना, ठीक है, उसके ऊपर बैन लगा देना, कालादम करार दे देना, बैंड या फॉरबिडन कहते हैं, ठीक है। अब ये दो वर्ड्स है हमारे पास अलग, एक ऑब्लाइकली है, दूसरा हमारे पास इनकार्सरेटेड है। तो इनडायरेक्टली इम्प्रिजन्ड है, कन्फाइंड है, बिलावास्ता कैद हो करना, कन्फाइंड या डिटेन करना, ठीक है। इनकार्सरेटेड का मतलब है। स्लज का मतलब होता है आपको गाढ़ा या होना, थिक या डल्टी जो गंदा होता है उसको बोला जाता है, कीचड़ को बोल सकते हैं आप, ठीक है। फिल्थ या मक बोल सकते हैं। फायर ब्रांड का मतलब होता है इश्तियाल अंगेज आदमी को बोला जाता है। एंड एग्रेसिव, जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, जारहाना होता है ना, उसको बोलते हैं हम, ठीक है। एजिटेटर या प्रोवोकेटर बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। कन्वोल्यूटेड, कन्वोल्यूटेड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपका सिनोनिम और एंटोनिम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अभी काफी जो है डिस्कशन में भी चल रहा है। कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है यहाँ पर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स या ट्विस्टेड, पेचीदा, कॉम्प्लेक्स को बोल सकते हैं आप यहाँ पर। कॉम्प्लिकेटेड या इंट्रिकेट, इंट्रिकेट भी आपके पास इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा। स्ट्रैंगल्ड, स्ट्रैंगल्ड का मतलब होता है चोट, दबा देना, प्रेस कर देना। सप्रेस्ड भी कह सकते हैं, चोट भी कह सकते हैं आप, स्ट्रैंगल्ड, ठीक है। स्पिंडली का मतलब होता है यहाँ पर थिन और थिक, जिनको दुबला पतला होता है उसको बोल सकते हैं आप, है ना। स्क्रॉनी या फ्राइल को बोल सकते हैं आप यहाँ पर, जो कमजोर होता है ना, उसको। अब नेक्स्ट हमारे पास रहेगा वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, इनफेंटलाइजिंग। इनफेंटलाइज का मतलब होता है यहाँ पर किसी को बच्चों की तरह यहाँ पर ट्रीट करना, है ना। तो यहाँ पर ट्रीटिंग एडल्ट्स एज ए चिल्ड्रन, बचकाना सलूक, पैटर्नाइजिंग आप बोल सकते हैं, कंडेंसेंडिंग आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अनॉइंटेड, अनॉइंटेड का मतलब होता है यहाँ पर चूजन ऑफिशियल अपॉइंटेड, जिसको ऑफिशियली चूज किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पर अनॉइंटेड बोला जाता है। उसके बाद है रेप्रीमेंट का मतलब होता है किसी को कह लें कि डांटना, डांट डबक लगाना, है ना। फॉर्मल स्कॉल्डिंग आप बोल सकते हैं। रेब्यूक एंड एडमोनिश, रेब्यूक और एडमोनिश तो दोस्तों हमने बहुत टाइम यूज किया ना, पहले बहुत सारा, है ना। पहले पीपीएससी में, एफपीएससी में यही पूछे जाते थे हमारा ना। वाइकेरियस, वाइकेरियस का मतलब होता है एक्सपीरियंस थ्रू अनदर, ठीक है। बिला वास्ता तजर्बाशुदा को बोलते हैं हम यहाँ पर इनडायरेक्ट या प्रॉक्सी, है ना। उसके बाद हम बोलते हैं विपिंग। अब विपिंग वो होता है जिस तरह हम विपिंग बॉय जो साथ में लड़का रखा जाता है उसको सजा मिलती थी, तो यहाँ पर क्या हुआ, स्वेयर पनिशमेंट या बीटिंग, कोड़े मारना या सख्त सजा देने वाला, है ना। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा मेटामॉर्फिस का मतलब होता है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, है ना, मुकम्मल तब्दीली आ जाना, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर ट्रांसम्यूटेशन बोल सकते हैं हम, ठीक है। डायट्राइब, डायट्राइब का मतलब होता है बिटर वर्बल अटैक, किसी के ऊपर तनकीद करना, सख्त आप कह सकते, तल्ख तनकीद करना, क्रिटिसिज्म करना, है ना, डिनाउंस करना, है ना। तो ये टायरेड, टायरेड आपका इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा यहाँ पर। रेंट भी आपका। फिक्टिशियस का मतलब होता है नॉट रियल, इमेजिनरी, इमेजिनेशन के ऊपर बेस करना, है ना, फेक होना, आप ये भी कह सकते हैं। फर्जी कह सकते हैं, फैब्रिकेटेड कह सकते हैं कि ये तो फैब्रिकेटेड है, ख्याली, है ना। मैनियक, मैनियक बोला जाता है जुनूनी आदमी को बोलते हैं ना। वायलेंटली इंसान, पागलपन जो होता है जिसके अंदर, है ना। लनेटिक कह सकते हैं, मैडमैन आप कह सकते हैं, ठीक है। रेप्रोबेशन तो आपका काफी पहले भी यूज हो चुका है वर्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल या सख्त मजम्मत करना, कंडेमनेशन या सेंश्योर, ठीक है। उसके बाद एशलॉन, एशलॉन का मतलब होता है किसी बड़े ओहदे पर फायज होना, ठीक है। आ लेवल और रैंक इन हायरार्की, दर्जा, टायर या रैंक को बोल सकते हैं आप, एशलॉन, ठीक है। एशलॉन इंपॉर्टेंट है। नॉन चैलेंटली, पहले भी आपका नॉन चैलेंट, नॉन चैलेंट से आगे बन गया चैलेंटली, ठीक है। इन काम, इनडिफरेंट, ठीक है, लापरवाही से बिल्कुल, है ना, कैजुअली या इनडिफरेंटली। तो आई होप आपने ये वर्ड्स अंडरस्टैंड किए होंगे एंड थैंक यू सो मच।